जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता पार्ट टू इसलिए क्योंकि इससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता का एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस पीछे के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लिपि, ठीक है। विकल्प है ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी आर्माइक और डी भावचित्रात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भावचित्रात्मक। अब इसकी क्या विशेषता थी? ये जो थी वो दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं, दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है। अब एक और विशेषता इसका समझते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन में लिखना है तो दाईं से बाईं ओर लिख दिए, लेकिन अगर एक से अधिक लाइन में लिखना होता था तो पहले इस तरह से दाईं से बाईं पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन क्या होता था? पहला लाइन में यहां से देखिए दाईं से बाईं ओर आए हम लोग, और दूसरा लाइन जो हो जाता था फिर बाईं से दाईं ओर, और फिर जो तीसरा होता था वो फिर से दाईं से बाईं होता था। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यदि एक लाइन का लेख होता था तो उसको दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, लेकिन अगर लेख एक से अधिक पंक्तियों की होती थी तो पहला लाइन दाईं से बाईं, फिर दूसरा जो होता था दूसरे लाइन में लिखने का वो बाईं से दाएं, फिर तीसरे लाइन में दाएं से बाएं, फिर इसी तरह से ऑल्टरनेटिव ढंग से चलते रहता था। यह भावचित्रात्मक लिपि की विशेषता थी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावचित्रात्मक। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य से हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों की खोज की गई है? ठीक है, चार विकल्प देखते हैं इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो जो सही आंसर होगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहां से? गुजरात से। गुजरात से हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों की खोज हुई है। जैसे में आप देख सकते हैं गुजरात से कौन कौन सा है, लोथल है और क्या है, फिर रंगपुर है। तो इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा अगर स्थलों की खोज हुई हड़प्पा सभ्यता में, वो कौन से स्टेट से? गुजरात से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, चावल के प्रथम साक्ष्य, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चावल के प्रथम साक्ष्य, अगर सिर्फ रहता चावल के साक्ष्य तो यह हम लोगों को पता है कि रंगपुर और लोथल दोनों स्थान से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बात है कि चावल के प्रथम साक्ष्य, ठीक है, यानी कि पहली बार कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ और ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। ठीक है, अगर सिर्फ रहता कि चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं तो उसमें लोथल और रंगपुर दोनों हो जाता, लेकिन बात है कि चावल के प्रथम साक्ष्य, तो वो उसका उत्तर हो जाएगा क्या? लोथल से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता के रूप में, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता था? ठीक है, किन्हें पूजा जाता था? ठीक, तो यहां पर चार विकल्प हैं अपने पास। ऑप्शन नंबर ए है गणेश, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु,
ऑप्शन नंबर सी है पशुपति शिव और ऑप्शन नंबर डी है सूर्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पशुपति शिव। सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? पशुपति शिव की। ठीक है, पशुपति शिव के जगह पर कहीं कहीं सिर्फ पशुपति ही लिखा हुआ होता है तो वही सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, सिंधु सभ्यता में किस देवता को प्रमुख रूप से पूजा जाता था? पशुपति शिव को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में चांदी का आयात किस स्थान से किया जाता था? 4 विकल्प, पहला अफगानिस्तान और ईरान, दूसरा बलूचिस्तान और ओमान, तीसरा है कर्नाटक और सौराष्ट्र और चौथा है मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान एवं ईरान। चांदी का आयात कहां से किया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो बस आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला जो आविष्कार था मनुष्य का वो आग ही था। ठीक, जब सबसे पहला आविष्कार था तो सबसे पहले हुआ होगा। ठीक, तो 4 विकल्प देखते हैं यहां पे। ए है पुरापाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है नव पाषाण काल और डी है वैदिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। मनुष्य का सबसे पहला आविष्कार था आग, इसलिए वो सबसे पहले हुआ होगा। कब हुआ होगा? पुरापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? मतलब मनुष्य ने जब जानवरों को पालना शुरू किया तो सबसे पहले किस जानवर को अपने साथ में रखा और सबसे पहले पालतू बनाया? 4 विकल्प, ए है गाय, बी है कुत्ता, सी है घोड़ा और डी है बैल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो आंसर हो जाएगा इसका कुत्ते को। अगला प्रश्न, अधिकांश विद्वानों के मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? मूल निवासी जो वहां पर सबसे पहले से रह रहे थे हड़प्पा सभ्यता में। 4 विकल्प, पहला यूनानी, दूसरा मध्य एशियाई, तीसरा द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, चौथा नीग्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। हालांकि बहुत से विद्वानों के मतों में जो है वो क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट विचारधाराएं थी। इस बात को लेकर के सबके अलग अलग सुझाव थे, बहुत से विद्वानों के सुझाव अलग अलग थे कि मूल निवासी के संदर्भ में कि हड़प्पा के मूल निवासी, किसी का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। लेकिन इन द एंड जो कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कि द्रविड़ और भूमध्य सागरीय ही हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार, इससे पहले था एक आविष्कार का बात, वो था आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, लेकिन अब यहां बात है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? 4 विकल्प देखेंगे, वैदिक काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में, मतलब कि सबसे बाद में। ठीक है, पाषाण काल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले सबसे पुराना जो समय था वो पुरापाषाण काल कहलाया। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल और उसके बाद पाषाण काल का जो अंतिम बात था, अंतिम अवधि जो थी पाषाण काल की, उसको नवपाषाण काल के नाम से जाना गया। ठीक, तो कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार हुआ कब हुआ? नवपाषाण काल में। कब हुआ कृषि का आविष्कार? नवपाषाण काल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है सब लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्वानों के मतों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन
किस वर्ग के हाथों में था, मतलब वहां के शासक जो प्रभावशाली लोग थे वो किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। चारों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है वणिक, ऑप्शन नंबर सी है क्षत्रिय और ऑप्शन नंबर डी है दास वर्ग। हां, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चारों विकल्प मतलब हड़प्पा सभ्यता का शासन किनके हाथों में था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनिक वर्ग। अब कहेंगे बनिक कौन है, तो इसको जानेंगे, बनिया वर्ग जो होता है। अब इसको लॉजिकली समझते हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, वहां पर नगर नियोजन प्रणाली, मतलब हाईटेक। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था, व्यापार। व्यापार, उच्च तकनीकी व्यापार होता था वहां पर। वहां तकनीक काफी ज्यादा थी वहां के लोगों में, और उनका मुख्य जीविका क्या था, वो था व्यापार। अब व्यापार कौन करता है, व्यापारी। व्यापारी मतलब बनिया वर्ग। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का शासन किनके हाथों में था, वणिक। वणिक मतलब बनिया। किस 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 वर्ग के हाथों में था हड़प्पा सभ्यता का शासन, तो यह हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, वणिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। चारों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है रावी, ऑप्शन नंबर सी सतलज और ऑप्शन नंबर डी ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, सिंधु। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पाई नगर लोथल के खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पाई नगर लोथल के खोजकर्ता कौन थे। चार ऑप्शन देखेंगे। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव और चौथा विकल्प है यज्ञदत्त शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने किसकी किसकी खोज की, लोथल और एक प्रदेश का उन्होंने खोज किया था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रंगपुर। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे बसा है, तो लोथल बसा है भोगबा नदी के किनारे। रंगनाथ राव लोथल के खोज करता थे। लोथल के अलावा उन्होंने किस प्रदेश का खोज किया था, रंगपुर का। ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे बसा है, तो लोथल है भोगबा नदी के किनारे। हां, भोगबा। और अगर बात करें, ध्यान से सुनना है सबको, अगर बात करें दयाराम साहनी की, तो दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा नगर की। इस सभ्यता के सबसे पहली खोज जो थी इस सभ्यता की, वो थी हड़प्पा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। बात करें राखालदास बनर्जी की, तो इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें यज्ञदत्त शर्मा की, तो इन्होंने जो है रोपड़ की खोज की थी। रोपड़ और आलमगीरपुर, इन्होंने दो महत्वपूर्ण शहरों की खोज की थी, रोपड़ और आलमगीरपुर की। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन है हड़प्पाई नगर लोथल के खोजकर्ता कौन थे, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगनाथ राव। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रश्न जो है, हड़प्पाई नगर रंगपुर की वर्तमान स्थिति क्या है। रंगपुर की वर्तमान स्थिति अभी किस स्थान पर वो पड़ता है। चार विकल्प, ए अहमदाबाद गुजरात, बी है मेरठ उत्तर प्रदेश, सी है रोपड़ पंजाब और डी है काठियावाड़ गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काठियावाड़ गुजरात। रंगपुर की खोज किसने की, रंगपुर की खोज की रंगनाथ राव। रंगपुर, रंगनाथ। ठीक है, रंगपुर की खोज किसने की, रंगनाथ राव। अब कहेगा रंगपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा माबर। रंगपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो माबर नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पाई नगर रंगपुर की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काठियावाड़ गुजरात। बात करें रंगपुर के खोजकर्ता की, तो रंगनाथ राव किस नदी के किनारे बसा है, तो माबर नदी के किनारे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु विशेष पूजनीय था, मतलब किस जानवर की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। चार विकल्प, ए गाय, बी सिंह, सी कुबड़ वाला बैल और डी हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबड़ वाला बैल। या बहुत जगह पर
सांड भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, कुबड़ वाला बैल या सांड। अब बात करते हैं, ये इसका एक लॉजिक देखिए। बात करते हैं कि वहां के मतलब कि सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा होती थी, कौन से देवता विशेष पूजनीय थे, तो वो पशुपति शिव, और उन्हीं की जो सवारी है वही है बैल, कुबड़ वाला बैल उन्हीं की सवारी है, इसलिए कुबड़ वाला बैल महादेव शिव की सवारी है, इसलिए ये विशेष पूजनीय था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सैंडव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना गया? पतन का मुख्य कारण क्या माना गया? 4 विकल्प: विदेशी आक्रमण, बाढ़, भूकंप और महामारी। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये चारों ही पतन के कारण थे, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण ये चारों ही थे। विदेशी आक्रमण भी हुआ था, बाढ़ भी, भूकंप भी और महामारी भी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे गौर करिए, उसमें लिखा हुआ है पतन का मुख्य कारण क्या माना गया। बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए इस संदर्भ में, लेकिन अंततः जो कंक्लूजन आया कि सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण, तो उसको किसको माना गया? बाढ़ को। इसके पीछे जो लॉजिक दी गई वो ये कि सिंधु सभ्यता के लगभग प्रत्येक नगर जो थे वे किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे, और जब नदियों में उफान आया, उनके पानी में उफान आया, तो बाढ़ की स्थिति बनी और सारे सभ्यता के लोग बह करके नष्ट हो गए। इसलिए सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण किसको माना गया? बाढ़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। यह वीडियो यहां पर समाप्त होता है, और जो आपके लिए विशेष जानकारी है वो ये कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर आपको इस वीडियो का और पीछे के सारे वीडियोज के पीडीएफ आंसर सहित मिलेंगे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट सूचना है वो ये कि हमारे जीएस गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पर हर रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये करंट अफेयर्स आगे जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद जब सब चीज धीरे धीरे खुलेगा तो सारे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, और उनके लिए करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आप तक बिल्कुल तुरंत पहुंचे उनका नोटिफिकेशंस, और आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ करके इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।